हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अमन कुमार अम्बेडकर एकता एजुकेशन मिशन की तरफ से आपको वर्ल्ड जियोग्राफी कराने जा रहा हूं। और पिछली वीडियो हमने कुछ तकनीकी गड़बड़ों के कारण हटाई है, तो इसलिए आपसे माफ़ी चाहते हैं और हम दोबारा से ये वीडियो बना रहे हैं और यहीं से हम प्रारंभ करेंगे। कोशिश करेंगे कि आगे से कोई ऐसी गड़बड़ ना हो। तो ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से वर्ल्ड जियोग्राफी। पहला वीडियो हमने हटा दिया है, अब ये नया वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो हम बात करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी के ऊपर। ठीक है, देखिए दोस्तों, वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर जो है हमारे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। हमने पहले वीडियो में भी काफ़ी बातें की थी इसके बारे में। ठीक है, इसके कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जैसे कि सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा वो गैलेक्सीज से आता है। ठीक है, वो आता है गैलेक्सी। ठीक है, दूसरा जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा हमारा सौर मंडल, यानी कि सोलर सिस्टम। ठीक है, तो इसके बाद आते आते हम उसके बाद करेंगे पृथ्वी की संरचना। उसके बाद हम करेंगे पृथ्वी की संरचना, द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ऐसे ही जो महत्वपूर्ण जो हमारे चैप्टर हैं वो हम करेंगे। मैं पहले ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा, मैं पहले चर्चा कर चुका हूं इसके ऊपर। ठीक है, तो जैसे हमारे भूकंप, सुनामी, ठीक है, और पृथ्वी की परतें, मैग्मा, मेंटल, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं अब प्रारंभ करता हूं शुरुआत से। ठीक है, पहला चैप्टर जो हमारा होगा वो गैलेक्सी होगा और इसी से हम प्रारंभ करेंगे। देखिए, जो मानव है वो अपनी प्रकृति से ही हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचने में रहा है। तो इसी प्रकार से उसने क्या है, गैलेक्सी की जो विचारधारा है वो अपनाई। उसने उसकी खोज करने की कोशिश की। इसके संदर्भ में अनेक विचार आए, विचारधाराएं आई, और जिससे क्या है, धीरे धीरे इन्होंने अपना क्या है, गैलेक्सी की खोज में अहम भूमिका निभाई। इन्होंने आधार तैयार किया। तो हम सबसे पहले उन्हीं पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखो, इसमें कुछ अवधारणाएं हैं जिन पे मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी सी अवधारणाएं जो कि हमारा क्या है, बेस शुरू कर देगा। हाँ, एक बात मैं बता देता हूँ बीच में ही, जो अब मैं क्लास से लगाऊंगा जियोग्राफी की, इसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको हर एक फैक्ट, कॉन्सेप्ट सभी क्या डिटेल में बताता जाऊं। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं, मैं आपको बेस बताऊं, ताकि क्या है, यदि आपने कुछ ऐसे चैप्टर हैं वो नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप क्या है, किसी भी क्वेश्चन को हल करने में सक्षम हो जाओ। क्योंकि देखो, थोड़ा बेस हमारा स्ट्रोंग होगा तो हम किसी भी क्वेश्चन को करने में आसानी हो जाती है हमें, हमारे लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्मांड पर। ठीक है, कि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ कैसे। मनुष्य में ये जिज्ञासा हमेशा से रही है कि ब्रह्मांड है वो है क्या और इसका निर्माण हुआ कैसे। चलिए दोस्तों, इसी पे हम चर्चा करते हैं। हाँ, इसके ऊपर शुरुआत में काफी अध्ययन भी आए हैं और अवधारणाएं आई हैं। वो देखिए क्या है, और आपको पता भी होगा सबसे फेमस जो सिद्धांत है वो है बिग बैंग सिद्धांत। इसकी भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन इससे पहले जो एक दो सिद्धांत हैं उनकी मैं चर्चा करता हूं। देखिए, हाँ, ये है हमारी, ये है गैलेक्सीज। ठीक है, गैलेक्सी का मतलब होता है आकाशगंगा। गैलेक्सी का मतलब आकाश गंगा। लेकिन हम जो चैप्टर करेंगे वो करेंगे यूनिवर्स।
यूनिवर्स पे चर्चा करेंगे, यानी कि हम करेंगे ब्रह्मांड पर। ओके, इसी पे चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहले विचार आया था वो आया था सन 140 ईस्वी में। ठीक है, देखो ये सिद्धांत क्या था, क्योंकि देखो आप सन देखिए, सन कौन सा है, वो सन है 140 ईस्वी। तो स्वाभाविक सी बात है, इतनी प्राचीन बात है, तो यहाँ पर मानव के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, बहुत ही सीमित संसाधन थे। तो यहाँ पर क्या होंगे, क्या यहाँ पर हम सटीक जानकारी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसलिए क्या है, उस टाइम पे अवधारणाएं होती थी। अवधारणाएं यानी कि हमारी विचारधारा, क्या विचारधारा या फिर सिद्धांत। इस काल में क्या है, ज्यादातर विचारधाराएं और सिद्धांत आते रहे हैं। यह सन मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप समझ सको कि ये किस काल की बात हो रही है। काल के आधार पर हम ये भी अनुमान लगा सकें कि उस टाइम में कितनी हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, कि जिस आधार पर हम खोज कर पाए ब्रह्मांड की। देखिए ब्रह्मांड क्या हमारे नजदीक है? नहीं है, हमसे बहुत दूर है। और उस ब्रह्मांड के आज हमें पता है कि हम उसका हिस्सा हैं, उस टाइम में हमें पता नहीं था कि हम उसका हिस्सा हैं। तो आप सोच कर देखिए, कल्पना करके देखिए कि उस टाइम में किस प्रकार की सोच रही होगी मानव की दूसरी दुनिया के बारे में। तो ये देखिए, सबसे पहले जो विचारधारा 140 में आई उसे कहा गया, ये विचारधारा दी किसने, मैं पहले वो बता देता हूं। ये विचारधारा दी, ये नाम याद रखने आपको, क्लॉडियस टॉलमी। ये विचारधारा जो थी सबसे पहले 140 ईस्वी में क्लॉडियस टॉलमी ने विचारधारा दी। वो कौन सी दी वो देखिए आप। ये विचारधारा थी जियोसेंट्रिक। कौन सी विचारधारा? जियोसेंट्रिक थ्योरी। क्या? जियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी? क्लॉडियस टॉलमी ने। कब? सन 140 में। ठीक है दोस्तों, विचारधारा का नाम जियो क्या है? जियो का मैंने शुरू में आपको बताया था पिछले वीडियो में। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। सेंटर का मतलब मध्य में। स्वाभाविक सी बात है। इस विचारधारा में यह पता चलता है, या ये कहा क्लॉडियस टॉलमी ने, कि जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है? सेंटर में है, यानी कि केंद्र में है। इन्होंने कहा हमारी पृथ्वी स्थिर है। एक और बात उन्होंने ये भी कही कि पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी गतिमान नहीं है, वो एक जगह पर स्थिर है। और वो क्या है? मध्य में है। बल्कि अन्य ग्रह या पिंड, सूर्य और अन्य ग्रह देखिए, उस टाइम में 5 ग्रहों का पता था। उस टाइम में देखिए सन 140 है ना, मैं पहले बता चुका हूं। आप इसको ध्यान में रखते हुए चलें, फिर आपको अच्छे से समझ में आएंगी थ्योरीज भी। आप काल को ध्यान में रखेंगे ना, तो आपको यह भी पता चलेगा कि देखो, क्योंकि वर्तमान हम सभी पे क्या होता है? भारी होता है, मतलब उसका असर हम पे ज्यादा होता है। इसलिए हम आज की बात को उससे कंपैरिजन करते रहते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, सन 140 ईस्वी की बात कर रहा हूं, उस टाइम की बात है। तो उस टाइम में केवल 5 ग्रहों का पता था। वो कौन कौन से थे ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। क्लॉडियस टॉलमी, आपको नाम याद हो गया होगा। देखिए, सूर्य के अलावा जो था हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और शनि। देखिए, मंगल के बाद आता कौन सा है? बृहस्पति। लेकिन बृहस्पति के बारे में उस टाइम में क्या है? खोज नहीं हुई थी।
शनि का पता था, शनि का हमें ज्ञान हो चुका था कि एक अन्य ग्रह है शनि, ये ध्यान रखना है। उस टाइम की बात कर रहा हूं। तो इन्होंने क्या कहा, जियोसेंट्रिक अवधारणा, ऊपर मैं लिख देता हूं, हम किसकी बात कर रहे हैं, जियो सेंट्रिक थ्योरी। ओके, टोलमी ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, टोलमी, जियोसेंट्रिक थ्योरी टोलमी। ओके, देखिए जियोसेंट्रिक थ्योरी टोलमी की है, ठीक है। और उस टाइम पे कितने ग्रहों का पता था हमें, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और शनि, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं इस थ्योरी में, ये कहते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये है केंद्र में, ये है बीच में, ठीक है, ये है हमारे केंद्र में यानी कि मध्य में। सूर्य, हमारा सूर्य, और अन्य ग्रह वो क्या है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं, हमारे टोलमी जी। वो कहते हैं कि पृथ्वी केंद्र में है और अन्य ग्रह क्या है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। देखिए उन्होंने जब ये थ्योरी पेश की तो पूरी जनता जो है वो इस थ्योरी को मानने लगी, ठीक है। उस टाइम पे जितने भी लोग थे इस थ्योरी को मानकर चल रहे थे, वही इसी को सबसे बेहतरीन मानते थे, ठीक है। ये लगभग 1200 वर्षों तक क्या है, चलन में रही यही थ्योरी। इन्होंने सोचा 1200 वर्षों तक यही सोचते रहे कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के ये सौरमंडल के केंद्र में है और अन्य ग्रह क्या है उसका चक्कर लगा रहे हैं। कौन से, ये 5 ग्रह। और कैसे चक्कर लगा रहे हैं वो भी देखो, उन्होंने बताया कि ये मैं मिटा रहा हूं, वो कह रहे थे कि इस प्रकार सभी, ये तो है हमारी पृथ्वी, ठीक है, यानी कि सभी ग्रह इस प्रकार से बिल्कुल वृत्ताकार में क्या है, वृत्ताकार में पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं सभी ग्रह। ये उन्होंने बात कही। ये बात भी ध्यान रखनी है आपको, वृत्ताकार में। अब हमें क्या पता है, अब तो हम जानते हैं कि प्रवलयाकार में है। अब हमें पता है कि जो ग्रह हैं वो किस आकार में चक्कर लगाते हैं, वो प्रवलयाकार में लगाते हैं। लेकिन उस टाइम में क्या थ्योरी थी कि वृत्ताकार में लगाते हैं। तो ये हमारी जियोसेंट्रिक थ्योरी थी, ठीक है। मैंने आपको बताया कि 1200 वर्षों तक, लगभग 1200 वर्षों तक इसको मानते रहे, ठीक है। उसके बाद सन आता है, देखिए उसके बाद सन आता है 1543 ईस्वी। एक विद्वान आते हैं, कॉपर निकोलस, सॉरी कॉपर इनका नाम पूरा है निकोलस कोपरनिक्स। इनका पूरा नाम है निकोलस कोपरनिक्स। ये एक पादरी थे, ये क्या थे, एक पादरी थे, ठीक है। इन्होंने अपनी थ्योरी में जो हमारे टोलमी थे इनकी थ्योरी को नकार दिया। इन्होंने क्या किया, कहने का मतलब है कि जो निकोलस कोपरनिक्स हैं, इन्होंने 1500 ईस्वी में जो थ्योरी पेश की, उन्होंने पेश की वो थी हेलोसेंट्रिक। क्या, हेलोसेंट्रिक थ्योरी, ठीक है। कौन सी थ्योरी पेश की 1543 में, हेलोसेंट्रिक थ्योरी। किन्होंने, निकोलस कोपरनिक्स ने, ठीक है। इनका कहना क्या था, इनका कहना यह था कि सूर्य क्या है, केंद्र में है। इनका कहना था कि जो सूर्य है हमारा वो क्या है, केंद्र में है। पृथ्वी और अन्य ग्रह क्या हैं, वो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं,
ठीक है, किसने कहा? कोपरनिकस ने कहा। किस थ्योरी में? हेलोसेंट्रिक थ्योरी में कहा। कब कहा? 1543 में। अब देखिए कितने समय बाद इन्होंने इनकी, काफी समय हो गया ना, इनकी थ्योरी को नकार दिया है। अब हुआ क्या कि ये मान्यता बिल्कुल इन्होंने बदली, ठीक है, लेकिन इन्होंने अपने अध्ययन को छपवाया जरूर, लेकिन अपना नाम इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने निकोलस कोपरनिकस ने इन्होंने अपना नाम नहीं दिया। इनका कहना था कि सूर्य तो है केंद्र में, बाकी सभी ग्रह और अन्य पिंड, बाकी सभी ग्रह और अन्य पिंड क्या हैं? इसका चक्कर लगा रहे हैं। तो ये हेलोसेंट्रिक थ्योरी थी, सॉरी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है ये, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है। निकोलस कोपरनिकस आपको नाम याद रखना है। हाँ, इनकी एक खास बात और मैं आपको बता देता हूं, इनको क्या कहा जाता है? निकोलस कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक है ना। ये आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक, इन्होंने एक अपनी थ्योरी पेश की है ना। और ये देखिए बहुत ही लगभग उस टाइम के हिसाब से देखें तो स्टिक इनकी थ्योरी थी, है ना। इसलिए इनको आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। किनको? निकोलस कोपरनिकस को, ठीक है। देखिए हाँ, एक और बात मैं आपको यहीं पे बता देता हूं ताकि आपको क्या कोई कंफ्यूजन ना हो। दो निकोलस कोपरनिकस तो हैं आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक। क्या है? निकोलस कोपरनिकस क्या है? आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक हैं। लेकिन एक नाम और आता है केपलर। क्या? केपलर। केपलर को क्या माना जाता है? इनको माना जाता है नवीन, इनको नवीन खगोल शास्त्र, इनको क्या माना जाता है? नवीन खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। देखिए इनमें फर्क है ना, ये तो है आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक और ये नवीन खगोल शास्त्र के जनक माने जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, ये कंफ्यूजन हो जाता है हमें। नवीन और आधुनिक में थोड़ा अंतर है, इसके कोपरनिकस हैं, इनके केपलर, इनके अलग अलग हैं, इनको अलग अलग पुकारा जाता है। इनमें फर्क करना बेहद जरूरी है। दोस्तों ये दो अवधारणाएं हैं, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। दो अवधारणाएं हमने चर्चा की, पहली थी जियोसेंट्रिक अवधारणा और दूसरी थी हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। जियोसेंट्रिक में पृथ्वी को मध्य में माना गया, जियो का मतलब पृथ्वी होता है ना, पृथ्वी को क्या माना हमने? मध्य में माना, और दूसरे ग्रहों को माना कि वो उसका चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। और हेलियोसेंट्रिक में क्या था? सूर्य को हमने क्या माना? केंद्र में माना। हमने क्या माना? मतलब उन्होंने माना सूर्य को केंद्र में और बाकी सभी अन्य ग्रह क्या है उसका चक्कर काट रहे हैं। ये एक सिद्धांत था किसका? कोपरनिकस का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम चर्चा करेंगे ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की, यूनिवर्स की चर्चा करेंगे, ठीक है। यानी कि इसके निर्माण की चर्चा करेंगे, इसका निर्माण कैसे हुआ और इसकी थ्योरी क्या है, सबसे फेमस थ्योरी क्या है। एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, इनके ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ठीक है। देखिए इसमें सबसे फेमस थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी, यानी कि महाविस्फोट की थ्योरी। वो थी किसकी? वो थी जॉर्ज लीमेत्रे की। किनकी थी थ्योरी? वो जॉर्ज लीमेत्रे की थ्योरी थी। और देखो इन्होंने
इस थ्योरी को पेश किया 1967 में, ठीक है। लेकिन देखिए, इन्होंने केवल थ्योरी पेश की, लेकिन इसकी व्याख्या 1967 में होती है। देखिए, थ्योरी इनकी थी जॉर्ज लिमेत्रे की, लेकिन इसकी व्याख्या कोई और करता है, इसकी व्याख्या कोई और करता है। उनका नाम होता है रॉबर्ट वेगनर। ध्यान रखना आपको कि जो जॉर्ज लिमेत्रे की कौन सी थ्योरी, बिग बैंग, कौन सी, बिग बैंग थ्योरी। जॉर्ज लिमेत्रे की जो थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी है, वो उसकी व्याख्या कौन करता है, रॉबर्ट वेगनर करते हैं। रॉबर्ट वेगनर करते हैं, कब करते हैं, 1967 में करते हैं, ठीक है। प्रतिपादक कौन है, ये तो है प्रतिपादक, बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन है, जॉर्ज लिमेत्रे। व्याख्याकार कौन है, रॉबर्ट वेगनर हैं, ठीक है। आगे ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि बिग बैंग थ्योरी है क्या। ये देखिए, बिग बैंग थ्योरी में यह कहा गया है कि आकाश में एक सूक्ष्म छोटा सा एक पिंड था। क्या था, आकाश में एक सूक्ष्म छोटा सा पिंड था, जिसकी ऊर्जा अत्यधिक थी, जिसका गुरुत्वाकर्षण बल अत्यधिक था, जिसके कारण क्या वो अंदर ही अंदर क्या है, ऊर्जा अत्यधिक एकत्रित कर रहा था। अब ऊर्जा एकत्रित अत्यधिक हो रही थी, तो स्वाभाविक सी बात है, ऊर्जा एक जगह नहीं रह सकती, उसमें विस्फोट होना लाजिम था। इतनी अत्यधिक असीमित ऊर्जा इसके अंदर समाई, जिसके कारण क्या हो जाता है, एक महाविस्फोट हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, एक महाविस्फोट हो जाता है। ये एक आप ध्यान रखना, मतलब समझना जरूरी है। जियोग्राफी में आप जितनी अच्छी कल्पना कर पाएंगे, उतना अच्छा जियोग्राफी आप समझ जाएंगे। कल्पनाएं सबसे महत्वपूर्ण होती हैं जियोग्राफी में, ये आप आगे बात ध्यान रखना। जितनी अच्छी कल्पनाएं आप कर पाते हैं, उतना अच्छा आप समझ पाते हैं। यदि आप जियोग्राफी को पढ़ने पे ध्यान देंगे, तो आप जियोग्राफी में अच्छे नहीं रह पाएंगे। यदि आप जियोग्राफी में कल्पनाएं अच्छी कर पाते हैं, तो निश्चित तौर पे आप जियोग्राफी में प्रदर्शन भी अच्छा कर पाएंगे। तो क्या होता है दोस्तों, कहा जाता है कि आकाश में एक छोटा सूक्ष्म छोटे अणु, एक अणु की तरह एक छोटा पिंड था। क्या था, एक पिंड था आकाश में। क्या था, ये एक पिंड था, जिसके अंदर अत्यधिक ऊर्जा थी, और जिस कारण क्या हो जाता है, हमारा बिग बैंग हो जाता है। क्या हो जाता है, बिग बैंग, विस्फोट हो जाता है। ये हो जाता है हमारा विस्फोट। देखिए, इस विस्फोट के कारण काफी मात्रा में गैस, पिंड क्या है, वो आकाश में फैल जाते हैं। देखिए, विस्फोट हो गया, स्वाभाविक सी बात है, तो जो अवशेष हैं वो फैलेंगे इधर उधर, ठीक है। इन्होंने कहा कि जब ये विस्फोट हुआ, तो बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ। एक छोटी सी चीज में इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि जो हमारी कल्पनाओं से बाहर है, क्या है वो, हमारी कल्पनाओं से भी बाहर है। इतना भयंकर विस्फोट हो जाता है, जिसके कारण क्या है, अनेक पिंड आकाश में फैल जाते हैं, और अनेक गैसों का भंडार फैल जाता है, जिसमें प्रमुख कौन सी होती है, वो होती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है। अनेक गैसों के पिंड और पिंड वो क्या है, आकाश में फैल जाते हैं, जिसके कारण क्या है, बहुत बड़ा विस्फोट होता है और एक रोशनी होती है। देखिए दोस्तों, अब विस्फोट हो गया है और ब्रह्मांड बनने की प्रक्रिया में पहला कदम हम चल चुके हैं। इसके बाद क्या होता है, जो हाइड्रोजन के बादल थे, जो क्या थे, हाइड्रोजन के बादल थे, ठीक है।
वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संकुचित होने लगे। क्या हुआ, आप ध्यान से सुनना। जो हाइड्रोजन के बादल थे, चलिए थोड़ा बना देता हूं आपको समझ में अच्छे से। ये हाइड्रोजन के बादल हैं, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। जब ये एकत्रित होते हैं तो क्या बनती है, हीलियम बनती है। क्या बनती है दोस्तों, हीलियम। अब ये हीलियम किसमें परिवर्तित होती है, तापीय गैस में, जिसे कहा जाता है, देखिए अब ये हीलियम क्या है, बड़े अग्निपिंडों में परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है, ये बड़े अग्निपिंडों में परिवर्तित हो जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं तारा या फिर स्टार। ठीक है, समझ गए होंगे आप। क्या होता है कि जब महाविस्फोट हुआ, ठीक है, गैसों के बादल, कौन सी गैस मेन थी हमारी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बादल थे, वो क्या होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, आकर्षण के कारण क्या हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। संकुचित होने से क्या हो जाती है, हीलियम हमारी बनने लग जाती है, और हीलियम से क्या है, फिर हमारे स्टार्स बनते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अनेक तारे बन जाते हैं, अनेक तारे बन जाते हैं, अरबों क्या है, समूह बनते हैं तारों के। ठीक है दोस्तों, पानी पिया थोड़ा। तो अरबों तारों के समूह अलग अलग बन जाते हैं। क्या हो जाता है, अरबों तारों के अलग अलग समूह बन जाता है। अब अरबों तारों के समूहों को, ये देखिए, ये समूह कुछ इस प्रकार से बनते हैं। इन समूह को क्या कहा जाता है, गैलेक्सी कहा जाता है। अरबों तारों का समूह है और इस समूह को क्या कहा जाएगा, गैलेक्सी। इसको कहा जाएगा गैलेक्सी। ठीक है, हिंदी में जिसे कहेंगे आकाश गंगा। हाँ, क्या कहा जाएगा, आकाश गंगा। अरबों तारों के समूह को क्या कहा जाता है, आकाश गंगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझना, यहां पर मैंने क्या कहा है, अरबों तारों के समूह को अनेक तारे, अनेक पिंड, ठीक है, अनेक गैसें मिलकर क्या कहलाती हैं। देखिए अब ये यहाँ पर अरबों तारे हैं ना, यहाँ पर अरबों तारे हैं, यहाँ पर गैसें भी हैं, ठीक है, यहाँ पर गैसें भी हैं, अनेक अन्य प्रकार के पिंड भी हैं, अन्य पिंड भी हैं, अनेक सूक्ष्म कण भी हैं। ये सभी मिलकर ही आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये सभी मिलकर क्या करते हैं, आकाशगंगा का निर्माण। और देखिए यही अरबों आकाशगंगाएं, क्या मैंने क्या कहा, यही अरबों आकाशगंगाएं क्या करती हैं, यही अरबों आकाशगंगाएं, ये मान लीजिए जो ये बिखरे पड़े हैं ये आकाशगंगाएं हैं। यही अरबों आकाशगंगाएं किसका निर्माण करती हैं, ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। हमने कहा अरबों खरबों तारों के समूह और अन्य पिंड वगैरह मिलकर बनाते हैं आकाशगंगा, और इसी प्रकार की अरबों आकाशगंगाएं मिलकर क्या बना देती हैं, हमारा यूनिवर्स बना देती हैं, ब्रह्मांड बना देती हैं। तो ये तो बात हुई हमारे ब्रह्मांड के निर्माण की। यही हमारा जो जॉर्ज लेमेत्रे जी का सिद्धांत है, बिग बैंग का सिद्धांत, यही कहता है कि इसी प्रकार से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इसके बाद चलते हैं कि हमारी आकाश गंगाएं हैं, उन पर थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए 1920 में क्या है, 1920 में एक सिद्धांत आता है, वो सिद्धांत आता है एडविन हब्बल का। किसका आता है,
एडविन हब्बल का। ठीक है, सिद्धांत नहीं है, इन्होंने एक वैसे तो सिद्धांत ही था। इन्होंने कहा, यह कहते हैं कि जो आकाश गंगाएं हैं, ये कहते हैं कि जो आकाश गंगाएं हैं वो क्या है, फैल रही हैं। क्या कह रहे थे ये, कि आकाश गंगाएं फैल रही हैं। इस प्रकार से एक बार मैं एडविन हब्बल का नाम मिटा रहा हूं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। देखिए, इन्होंने कहा कि जो आकाश गंगाएं हैं, इस प्रकार से मैं थोड़ी सी 2-4 आकाश गंगा बनाता हूं, लेकिन ये तो अरबों हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो आकाश गंगाएं हैं वो क्या है, फैल रही हैं। ठीक है, इन्होंने ये जो सिद्धांत पेश किया कि ये फैल रही हैं और ब्रह्मांड भी अभी तक फैल रहा है। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार है वो अभी तक जारी है। किन्होंने, एडविन हब्बल ने 1920 में किस आधार पर इन्होंने विभिन्न आकाश गंगाओं के बीच में, क्या, ये देखिए, आकाश गंगा है, आकाश गंगा है, आकाश, विभिन्न आकाश गंगाओं के बीच में बढ़ रही दूरी के अनुसार ही यह सिद्धांत पेश किया था। इन्होंने आधार क्या बनाया, 2 आकाश गंगाएं या अनेक आकाश गंगाओं के बीच की दूरी को आधार बनाते हुए अपना सिद्धांत पेश किया कि जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार अभी भी जारी है। ठीक है, इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार जारी है। ओके, किन्होंने कहा था, मैंने आपको नाम बताया था, याद रखना है इनको, एडविन हब्बल। कब, 1920 में, 1920। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे बच्चे हैं और पूरा ध्यान से अध्ययन कर रहे होंगे। यदि आपको कोई बात समझ में फिर भी नहीं आती है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से आप देख सकते हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। मैं तो कोशिश ज़्यादातर यही कर रहा हूँ कि आपको बारीकी से एक एक चीज़ बताता चलूँ ताकि आप समझते चलें। ठीक है, हाँ, फैक्ट्स की कमी नहीं रहेगी, फैक्ट्स भी मैं आपको पूरे बताऊंगा जो कि परीक्षा के लिहाज से भी आपके लिए जरूरी हैं। फैक्ट्स के साथ चलते हुए कॉन्सेप्ट के साथ भी हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमने यहाँ तक चर्चा की। हाँ, तो दोस्तों, हमने ब्रह्मांड की चर्चा की कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड कैसे बना, आकाश गंगाएं कैसे बनी, और आगे जो कल आने वाला जो वीडियो होगा आगे, ठीक है, उसमें मैं आपको हमारे आकाश गंगा, हमारी जो आकाश गंगा है, जिस आकाश गंगा में हम रहते हैं, उस आकाश गंगा के बारे में हम बारीकी से अध्ययन करेंगे और उसके जो फैक्ट्स हैं उनको हम देखेंगे। तो आज की जो कक्षा है उसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरा मनोबल आप बढ़ाएं ताकि मैं आपके लिए और भी अधिक मेहनत करता रहूं। धन्यवाद।